हेलो। देखिए, आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और बायोलॉजी के अंदर भी हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन और गैसों का विनिमय। और ये 11th क्लास का चैप्टर है और ये नीट, लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड इन तीनों एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी क्या हुआ, 11th क्लास में से जो इसके पहले का जो एक फर्स्ट जो चैप्टर था, पाचन और अवशोषण, वो वाला चैप्टर भी हटा दिया गया है, लेकिन हम उसे भी पढ़ेंगे क्योंकि वो 11th क्लास से हटा है, इन 3 एग्ज़ाम के सिलेबस से नहीं हटा है ना। और सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। एनसीईआरटी वही वो ऑथेंटिक बुक है जहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। और हिंदी वाली जो एनसीईआरटी उसके अंदर गलतियाँ बहुत है, तो वो सारी गलतियाँ भी मैं आपको साथ में बताऊँगा, ताकि आप जो इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट होते हैं उनके साथ में कंपटीशन बराबर का कर सके। और जो चैप्टर का नाम है, स्टार्टिंग में जो श्वसन लिखा हुआ है वो चैप्टर का नाम ही गलत लिखा हुआ है। श्वसन एक अलग चीज़ होती है और श्वासन जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। जो चैप्टर का नाम है वहाँ पे आप लोग श्वसन कर दीजिए, वहाँ पे आपके हिंदी मीडियम वाली जो एनसीईआरटी वहाँ पे श्वसन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आप श्वासन और श्वसन में अंतर समझिए। इससे इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग और इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। जो हम सांस लेते हैं अंदर बाहर करते हैं, जो हम वायु अंदर लेते हैं, तो वायु अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये जो काम होता है इससे बोला जाता है ब्रीदिंग करना, ब्रीथ कर रहे हैं हम। और जो श्वसन जो होता है वो यहाँ पे उसका लंग्स का कोई काम नहीं होता है, ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन्हें कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो श्वसन होता है इसमें क्या होता है, वायु का लंग्स में लेना, वायु को क्या होता है, वायु को लंग्स में लेना तथा वापस उसे बाहर छोड़ना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ऑक्सीजन और CO2 का नाम नहीं लिया है, आपको भी ये छोटी क्लासों में चलता था ऑक्सीजन और CO2। यहाँ पे अब क्या हो गया, आपके नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ कि वो केवल बाकी गैसेस को रोक दे, नाइट्रोजन को रोक दे, कार्बन डाइऑक्साइड को रोक दे और केवल ऑक्सीजन को जाने दे। तो हमारे नाक से जो अंदर जाती है वो पूरी वायु होती है और उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, वायु का लंग्स में लेना तथा छोड़ना और श्वसन रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। आप सभी जानते हैं हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका ग्लूकोज एक छोटा सा अणु होता है, एक मोनोसेकेराइड अणु होता है। और जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं, ग्लूकोज का जब एक अणु होता है तब उसे ग्लूकोज कहा जाता है, और जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो श्वसन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और यह एक भौतिक प्रक्रम है ना। ये फिजिकल होता है, इसमें केवल हम भौतिक क्रिया करते हैं, जबकि जैव रासायनिक प्रक्रम में बायोकेमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर हम एंजाइम यूज करते हैं। श्वसन ब्रीदिंग के अंदर कोई एंजाइम यूज नहीं होता है। देखिए, हम केवल सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसके अंदर आप कोई भी किसी प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। और श्वसन जो होता है ये बहिकोशिकीय प्रक्रिया होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये कोशिका के बाहर होती है। देखिए, इसमें कोशिका का कोई काम नहीं है, लेकिन श्वसन जो होता है वो कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय प्रक्रिया, इंट्रासेल्यूलर, कोशिका के अंदर होता है। और देखिए, इसमें श्वसन में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जो श्वसन होता है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 अणु ATP, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। ये ATP क्या होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन के अंदर ग्लूकोज से ATP बनता है, ये काम होता है श्वसन, ये होता है रेस्पिरेशन, और ये होता है श्वसन ब्रीदिंग। इसमें कई जनों को कन्फ्यूजन होता है, आप सबसे पहले इन्हें लिख लीजिए और अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा अगर बेसिक सा समझाऊं बायोलॉजी, जो सभी की ये पॉइंट सभी को आना चाहिए। हमें श्वसन की जरूरत कहाँ पड़ रही है, आप ये बताइए। देखिए, मान लीजिए जैसे एक मोटरसाइकिल है, उसके अंदर हमने पेट्रोल डाल दिया तो वो मोटरसाइकिल चलने लग जाती है। तो वैसे ही हमने भी खाना खा लिया है ना, खाना अपने शरीर के अंदर डाल दिया, तो फिर खाने से हमारा शरीर चलना चाहिए, उससे ऊर्जा मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें श्वसन की कहाँ जरूरत पड़ गई। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले जैसा आप खाना खाते हैं, तो आपने जैसे क्या कर लिया, फूड खा लिया, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, ये आपने खा लिया, ये बॉडी के अंदर गया, इसका पाचन हो गया, और यहां से क्या बन गया, ग्लूकोज। तो बॉडी के अंदर फूड का पाचन तो हो गया, डाइजेशन तो हो गया और ग्लूकोज बन गया।
लेकिन इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए, इससे एटीपी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। सेल के अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और सेल से क्या होता है, सेल के अंदर ये ग्लूकोज जाता है और उस ग्लूकोज से एटीपी, असली ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, जाके इसका ब्रेकडाउन करता है, इसको तोड़ता है और इससे एटीपी बनाता है। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम सांस लेते हैं। खाना तो हमने खा लिया, उसका पाचन भी हो गया, और लेकिन अब उस ग्लूकोज से ऊर्जा, असली में जो ऊर्जा होती है जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, उसे बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये होता है श्वसन का एक्चुअल काम। देखिए ये सेल होती है, यहाँ पे जैसे ये ग्लूकोज का एक अणु आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है, ऑक्सीजन एंटर करती है, इसका ब्रेकडाउन करती है और यहाँ से बनता है एटीपी प्लस CO2। तो यहाँ से अब ऑक्सीजन अंदर आ गई और ऑक्सीजन आके यहाँ पे एटीपी बना दिया, और साथ में एक प्लस, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2, ये वापस कोशिका से बाहर निकलता है। इस प्रकार से ये, इस कारण से हमें श्वसन करने की जरूरत पड़ती है, केवल खाना खाने से काम नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया क्या, हम यहाँ पे ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। रेस्पिरेशन हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक चैप्टर आता है, वहाँ पढ़ेंगे पूरा कि कैसे जो कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस प्रकार से ग्लूकोज से एटीपी असली में बनता है, ऑक्सीजन का यूज कैसे होता है, वो हम पूरा वहाँ समझेंगे। अभी हम केवल जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है उसमें ह्यूमन का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो अलग अलग फाइलम होते हैं आप सभी जानते हैं, तो उनमें कौन से फाइलम में कौन सा श्वसन अंग होता है वो हम देख लेते हैं। और सबसे पहले देखिए जो श्वसन के जो अंग होते हैं, या फिर देखिए श्वसन के जो अंग होते हैं, रेस्पिरेशन के जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो आवाज़ के ऊपर, दूसरा एक उसके शारीरिक संगठन पर। आवाज़ पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए अगर आवाज़ बदल जाता है तो फिर जो ऑर्गन होते हैं श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ब्रीदिंग के जो ऑर्गन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर कोई प्राणी जल में रहता है, जलीय प्राणी है, तो उसके अंदर ब्रीदिंग के लिए अलग से ऑर्गन होते हैं। अगर कोई स्थलीय होता है तो उसके लिए अलग से होता है। और अगर कोई परजीवी होता है, परजीवी क्या होता है, पैरासाइट, जो किसी दूसरे के शरीर के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं, और वो अपना जीवन वहाँ पे बिताते हैं। तो इन तीनों कंडीशन चेंज होने से ऑर्गन चेंज हो जाते हैं। जैसे अब हम इंसान हैं, या फिर कोई दूसरा, आप कोई सा भी जानवर ले लीजिए, तो उन सभी के अंदर फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। लेकिन जो मछलियाँ होती है उनमें क्या होती है, गिल्स होती है, उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और शारीरिक संगठन देखिए क्या होता है, अगर कोई जीव कोशिकीय स्तर का है, सेल्यूलर लेवल का, कोई अगर कोशिकीय स्तर का है, किसी में अगर उत्तक स्तर है, किसी में अगर अंग स्तर है, और किसी में अंग तंत्र स्तर है, तो इसके अनुसार भी जो ब्रीदिंग के जो ऑर्गन होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई कोशिकीय स्तर का होगा तो उसके पास एक ही कोशिका होगी, उसी एक कोशिका से वो अपने सारे काम करता होगा। मतलब देखिए सांस भी उसी कोशिका से लेगा, पाचन भी उसी कोशिका से करेगा, है ना। और उत्तक स्तर होता है तो उसमें अलग हो जाता है, अगर अंग स्तर का होता है तो उसमें अलग हो जाता है, और अंग स्तर का अगर प्राणी होता है तो उसमें अलग हो जाता है। देखिए अंग क्या होता है, जैसे आपकी किडनी वो एक अंग है, ठीक है। और जैसे आपके लंग्स वो अंग है, आपकी छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र वो एक अंग है। लेकिन छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यकृत, ये सारे अलग अलग अंग है, ये सब मिलके अंग तंत्र बना लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर ये बदलेंगे तो इनके आवाज़ के बदलने से भी ऑर्गन बदल जाते हैं, और शारीरिक संगठन के बदलने से भी रेस्पिरेशन के, ब्रीदिंग के ऑर्गन बदल जाते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे जो फाइलम होते हैं उनके श्वसन अंग देख लेते हैं। ये वाली बात आपको नोट करनी है, आवास और शारीरिक संगठन वाली। देखिए हम सबसे पहले, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ निम्न अकशेरुकी।
ये निम्न अकशेरुकी क्या होता है? देखिए, कशेरुकी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। और अकशेरुकी जिसके अंदर की, देखिए, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रीढ़ नहीं होती है। जिन लोगों के अंदर रीढ़ नहीं होती उन्हें क्या कहता है? उन्हें क्या कहा जाता है? निम्न अकशेरुकी, मतलब अकशेरुकी कहा जाता है। उसमें भी जो छोटे जो जगत के होते हैं उन्हें निम्न अकशेरुकी कहा जाता है। और जो कशेरुकी होते हैं उनके के अंदर क्या होता है? रीढ़ परसेंट होती है। मुझे एक बात बताइए, आपके अंदर रीढ़ की हड्डी है, गाय के, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर आपने रीढ़ की हड्डी देखी होगी, है ना? लेकिन क्या आपने, जो ऑक्टोपस होता है, ऐसा होता है, इसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए इससे क्या कहा जाता है? अकशेरुकी। और जो हम लोग होते हैं, मानव होता है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की जो स्पाइनल कोड होता है, उसके आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, अकशेरुकी और कशेरुकी। ठीक है, जो कशेरुकी होती है उनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और जो अकशेरुकी होती है उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो फाइलम आता है वो होता है पोरीफेरा। और ये देखिए कैसा होता है, ये कोशिकीय स्तर का होता है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मोबाइल जो था वो नीचे गिर गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो पोरीफेरा होता है, जो पोरीफेरा होता है वो, उसका जो शारीरिक संगठन वो कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है ना? अब देखिए, अगला जो फाइलम आता है पोरीफेरा के बाद में आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद में आता है टिनोफोरा। इनका जो शारीरिक संगठन होता है इन दोनों का, वो होता है उत्तक स्तर का। कोशिका के समूह मिलके उत्तक स्तर बना देते हैं, कोशिका को जो समूह होता है वो मिलके उत्तक स्तर बना देता है। और अगला जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये देखिए, इसका अंग, इसका क्या होता है? इसका होता है अंग स्तर का। और उसके बाद में देखिए एसके हेल्मिन्थीज जो होता है, इसका शारीरिक संगठन कैसा होता है? इसका होता है अंग तंत्र का। तो और इसके बाद में जितने भी फाइलम आते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है? अंग स्तर का ही, अंग तंत्र का ही चलता है ना? एसके हेल्मिन्थीज के बाद में क्या आता है? एनेलिडा। और एसके हेल्मिन्थीज के बाद अब जितने भी फाइलम आएंगे उन सब के अंदर क्या होगा? अंग तंत्र का होगा। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, पोरीफेरा से लेके एनेलिडा तक इन सभी के अंदर श्वसन तंत्र होता ही नहीं है। श्वसन तंत्र अनुपस्थित। देखिए, पोरीफेरा से लेके एनेलिडा तक श्वसन तंत्र ही नहीं होता, इनके अंदर सभी के अंदर श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। और ये लोग किस प्रकार से अपना शोषण करते हैं? देखिए, पोरीफेरा से लेके एसके हेल्मिन्थीज सभी कैसे करते हैं? शरीर सतह द्वारा सरल विसरण। ये इन लोगों में श्वसन का प्रकार होता है, शरीर सतह द्वारा सरल विसरण। जो इनकी शरीर की जो सतह होती है, जो स्किन होती है, उसी की मदद से ये लोग क्या करते हैं? सरल विसरण द्वारा शोषण करते हैं। अब देखिए, सरल विसरण, विसरण का मतलब आप जानते हैं, विसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। अगर मैं आपको डिफ्यूजन समझाना चाहूँ तो देखिए क्या होता है, जो गैस होती है अगर वो कहीं पे यहाँ पे, अगर देखिए ये बंद, ये भी बंद है और ये भी बंद है, ठीक है। यहाँ पे गैस की जो सांद्रता बहुत ज़्यादा है, यानी क्या है, गैस की सांद्रता ज़्यादा है, गैस की जो मात्रा वो अधिक मात्रा में यहाँ पे सांद्रता ज़्यादा है।
तो क्या होता है, गैस के अणु जो होते हैं, ये प्रकृति का नियम होता है, अपने आप अधिक सांद्रता से ये लोग धीरे धीरे यहाँ से चलना चालू करते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब जहाँ पे सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ से क्या कहाँ आ जाते हैं, कम सांद्रता की ओर आ जाते हैं। इसके लिए ना किसी प्रकार की ऊर्जा की या किसी प्रकार के कोई कारण की, कोई भी प्रक्रम की किसी की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप ही गैस के अणु जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे आपने परफ्यूम देखा होगा, जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो पहले थोड़ी सी जगह पे स्मेल उसकी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो अधिक सांद्रता से क्या होता है, अधिक सांद्रता, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैस के जो अणु होते हैं वहाँ पे गति करते हैं। और ये पूरे प्रकृति में, अगर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल में देना चाहूँ, आप एक बस के अंदर बैठे हैं जो बहुत ही ज़्यादा भरी हुई है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पे धक्का मुक्की चालू हो जाती है। लेकिन एक बस के अंदर आप बैठे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा आदमी भरे हुए हैं, और एक पीछे से एक बस आ जाती है जो खाली हो जाती है, मतलब खाली होती है। तो यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी सांद्रता नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी व्यक्ति सवारी नहीं है, तो यहाँ से लोग क्या निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, तो दोनों जगह इक्वल हो जाएगा। तो यही क्या होता है, विसरण होता है, डिफ्यूजन। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथीज और एस्केलमंथीज में सभी में क्या होता है, शरीर सतह द्वारा सरल विसरण होता है। और इसमें भी स्पेशली जो एस्केलमंथी, जो प्लेटियलमंथीज, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग परजीवी होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। और एस्केलमंथीज में तो खासकर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब कि क्या, अवायवीय श्वसन। ये लोग खुद किसी और जीव के अंदर रहते हैं, मतलब किसी और प्राणी के अंदर रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वायु बहुत कम होती है, तो ये लोग कैसा करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, इन सभी फाइलम के अंदर क्या होता है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। ये कोशिकीय स्तर का है, युतक स्तर का है, या अंग स्तर का है, और ये अंग तंत्र का है। और उसके बाद एनेलिडा के बाद में देखिए आप आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, और उसके बाद में पूरा कोर्डेटा, सभी के अंदर अंग तंत्र ही चलता है। तो मैं अंग तंत्र में यहाँ लिख रहा हूँ। और उसके बाद इस लाइन का मतलब है आगे जितने भी फाइलम आएंगे उन सभी के अंदर क्या होगा, अंग तंत्र का ही होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कैसा हो रहा है, एस्केलमंथीज में एनाएरोबिक टाइप का हो रहा है सभी के अंदर। और एनेलिडा के अंदर आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है, आर्द्र क्यूटिकल। ये किसकी मदद से श्वसन करता है, एनेलिडा आर्द्र क्यूटिकल की मदद से करता है। एनेलिडा आप जानते हैं ना, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो केचुआ होता है, अर्थवर्म जो होता है केचुआ, किसानों का मित्र, वो किसकी मदद से श्वसन करता है, आर्द्र क्यूटिकल की मदद से। इनके बाहर की जो शरीर की जो त्वचा होती है वो क्यूटिकल की तरह होती है। अगर आप लिखना चाहें तो वैसे तो आप स्किन लिख सकते हैं, पर स्किन भी एक तरह से गलत ही होगा। आपको आर्द्र क्यूटिकल, एनसीईआरटी के अंदर आर्द्र क्यूटिकल लिखा हुआ है, तो आपको भी आर्द्र क्यूटिकल याद रखना है। पोरीफेरा से लेकर एस्केलमंथिस तक शरीर सतह द्वारा सरल विसरण, जबकि एनेलिडा के अंदर क्या हो रहा है, आर्द्र क्यूटिकल द्वारा हो रहा है। ये आपने देखा होगा। ठीक है। तो इस तरह से आवास की वजह से चेंज हो गया, एक इनके जो शारीरिक संगठन होता है उसकी वजह से चेंज हो जाता है। अब हम अगले फाइलम ले लेते हैं, ये आप साथ ही लिखते रहिए। देखिए एनेलिडा के बाद में क्या आ जाता है अगला, ऑर्थोपोडा। हेमिकोर्डेटा तक सभी अकशेरुकी है। देखिए ये वाली लाइन आपने लिखी होगी, जिनके अंदर रीड स्पाइनल कोड नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अकशेरुकी कहाँ तक होते हैं, पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक। पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक सभी क्या है, अकशेरुकी है। और हमने एनेलिडा तक देख लिया था, केचुआ जो होता है उसमें क्या होता है, आर्द्र क्यूटिकल होता है। अब देखिए आगे हम चलते हैं अगले फाइलम की तरफ। अगला जो आ जाता है आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा के बाद में क्या जाता है, आर्थ्रोपोडा। और अब सभी अंग तंत्र के होंगे, अंग तंत्र का इनका शारीरिक संगठन हो जाएगा। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद में क्या जाता है, देखिए पहले मैं आपको आर्थ्रोपोडा का बता देता हूँ।
अब आर्थ्रोपोडा के अंदर भी 3 टाइप के जीव होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक तो होते हैं कीट, है ना, और इसमें भी देखिए स्थलीय, यहाँ से एक लाइन और, स्थलीय और जलीय। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये सबसे बड़ा जगत होता है और इसके अंदर दो प्रकार के जीव होते हैं, स्थलीय और जलीय, ठीक है। तो इसके अंदर कीट के अंदर आप जैसे मान लीजिए कॉकरोच, जो कॉकरोच होता है इसमें क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, जो श्वसन की नलिकाएं होती है उनका एक जाल नेटवर्क टाइप बना होता है और उससे क्या कहा जाता है, ट्रैकियल सिस्टम। कीट के अंदर जो कॉकरोच होता है उसके अंदर क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, श्वसनिका तंत्र, ठीक है। और जो दूसरे टाइप के जो आर्थ्रोपोडा होते हैं जो स्थल में रहते हैं, स्थलीय होते हैं, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, इसमें तो देखिए ट्रैकियल सिस्टम होता है, उनके अंदर क्या होता है, बुक लंग्स, पुष्ट फुफ्फुस। जैसे आप इसके अगर एग्जांपल लेना चाहे तो इसके अंदर कौन आ जाते हैं, मकड़ी आ जाती है, ये स्पाइडर होता है, बिच्छू आ जाता है। इन लोगों के अंदर क्या होता है, मकड़ी बिच्छू जैसे जो आर्थ्रोपोडा होते हैं जो स्थलीय होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पुष्ट फुफ्फुस होता है। और जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच जैसे जो कीट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, जो श्वास नलिका होती है उनका एक जाल होता है, नेटवर्क होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रैकियल सिस्टम, श्वसनिका तंत्र। और जो जलीय आर्थ्रोपोडा होते हैं, जलीय आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है, देखिए गिल्स या फिर बुक गिल्स। गिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, क्लोम, पुष्ट क्लोम। जलीय आर्थ्रोपोडा के आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं तो केकड़ा आपने देखा, किंग क्रैब, और प्रॉन आप सभी जानते हैं क्या, प्रॉन झींगा मछली होती है। जो झींगा मछली होती है और जो केकड़े होते हैं उन वो कैसे होते हैं, जलीय आर्थ्रोपोडा। तो उसके अंदर क्या होता है, बुक गिल्स होता है। अगर आपको किसी का एग्जाम्पल ऐसा नाम दिखे एग्जाम में तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। मकड़ी बिच्छू के अंदर क्या होता है, बुक लंग्स होते हैं। कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। या आपकी 11th क्लास में जो पहले बुक चलती थी 2015-16 मतलब 18-19 तक जो बुक चलती थी उसके अंदर कॉकरोच का पूरा एक अलग से पार्ट था, अब उसे हटा दिया गया है। तो आप एक बार जाके पुरानी वाली एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। बुक लंग्स किसके अंदर होता है, जो स्थलीय आर्थ्रोपोडा होते हैं, मकड़ी बिच्छू। और जलीय जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, गिल्स, बुक गिल्स उनके अंदर होता है, जैसे कि केकड़ा होता है, केकड़े जो होते हैं, किंग क्रैब जो होता है, या फिर प्रॉन झींगा मछली आप सभी ने देखे, उनके अंदर क्या होता है, गिल्स और बुक गिल्स, पुष्ट क्लोम। यहाँ पे पुष्ट क्लोम है, लिख लिया होगा आपने, मैं ऐसे मिटा देता हूँ। इसके बाद जो अगला जो आ जाता है, अगला जो फाइलम आता है वो होता है मोलस्का। मोलस्का के अंदर क्या होते हैं, गिल्स। श्वसन के लिए इसमें क्या होता है, गिल्स, ठीक है। गिल्स मतलब क्लोम। मोलस्का आप समझते ना, जो कोमल जंतु होते हैं, कोमल जीव जो होते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ऑक्टोपस जो होता है, ठीक है। ऑक्टोपस जो होता है उनके अंदर क्या होती है, गिल्स होती है श्वसन के लिए। अगला हम फाइलम ले, जगत ले, तो वो क्या आ जाता है, एकाइनोडर्मिटा। इसके अंदर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, एकाइनोडर्मिटा के अंदर श्वसन के लिए क्या होता है, जल संवहन तंत्र। इसके अंदर स्पेशल केस होता है जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र, वाटर वस्कुलर सिस्टम। और साथ में इसमें क्या होता है, शरीर सतह द्वारा भी कर लेते हैं। स्पेशली आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो जल संवहन तंत्र है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये इसमें स्पेशल केस है एकाइनोडर्मिटा के अंदर। इनके अंदर स्पेशल ये अलग से एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है जल संवहन तंत्र, उसकी मदद से ये भोजन भी पकड़ लेते हैं
है ना, खाना भी खा लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं एकाइनोडर्मेटा के अंदर। जैसे अगर आप एकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल लेना चाहे तो इसके अंदर कौन आता है, जैसे आपने तारा मछली देखी ना, स्टार फिश। एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम होता है उनके अंदर क्या होता है, जल सेवन तंत्र होता है, शरीर सतह द्वारा भी होता है, लेकिन आपको स्पेशली याद क्या रखना है, जल सेवन तंत्र। या आपके अंदर जो चौथा जो चैप्टर है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई जल सेवन तंत्र वाली, इसलिए आपको यहाँ पे मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया। अब एक लास्ट अकशेरुकी बचता है, हेमिकोडेटा। लास्ट जो बच रहा है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के अंदर क्या होता है, श्वसन के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, गिल्स, क्लोम। तो आपको ये सभी जो जगत बताए हैं, आपको सभी के श्वसन अंग याद रखने हैं, श्वसन तंत्र जो इनमें किस प्रकार का होता है, कैसे श्वसन करते हैं, वो आपको सभी का याद करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर किसी बड़े एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो आपको इन सभी का याद होना चाहिए। अभी देखो, आप इतना पूरा बड़ा चैप्टर पढ़ के जाओ, है ना, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसा होता है, जो ज्वारीय आयतन क्या होता है, जो हमारे जो श्वसन के अंदर जो आयतन होता है वो क्या होता है, आप बड़ा बड़ी चीज़ें याद करके चल जाओ। लेकिन अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया और आप ये नहीं कर पाए तो वो फिर पूरे चैप्टर पढ़े हुए का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हेमिकोडेटा के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं। अब हम चलते हैं कशेरुकी की तरफ। यहाँ पे सभी अकशेरुकी खत्म होते हैं, पोरिफेरा से हेमिकोडेटा तक। अब आ जाते हैं हम कोडेटा पर। कोडेटा मतलब क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, या फिर जिनमें रीढ़ होती है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। सांप के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, चिड़िया के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, सभी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो उनको किस में रखा गया है, कोडेटा के अंदर। मगरमच्छ जो होता है और जो मेंढक होता है, सभी के अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो उन्हें किस में रखा गया है, कोडेटा में। देखिए, कोडेटा में सब फाइलम होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले देखिए जो मछलियाँ होती है, फिश, इनमें श्वसन के लिए क्या होता है, देखो आप इसमें तो आप सभी जानते हैं, गिल्स, क्लोम। देखिए, आप सब सोच रहे होंगे कि गिल्स क्लोम है क्या। देखो, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना के बता दूं। जैसे कोई मछली है, तो इसके यहाँ पे इस प्रकार से गिल्स बनी होती है, क्लोम बने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये क्या करती है, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो जल की बूंदे होती है, ये उनको अंदर लेती है। ठीक है, यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ से अंदर जाके ये यहाँ से वापस पानी जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे साथ में क्या होता है, इन गिल्स के अंदर क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स होती है, वाहिनिकाएं होती है। तो वो क्या करती है, केवल जल जैसे ही मुंह से अंदर आता है और वापस यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो केवल यहाँ से क्या कर लेती है, ऑक्सीजन का वो अवशोषण कर लेती है और फिर ऑक्सीजन पूरे बॉडी में यहाँ चली जाती है और वहाँ पे CO2 आ जाती है और CO2 वापस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये होती है गिल्स, क्लोम। जल के अणु को ये मुंह में लेते हैं, उसके बाद गिल्स के द्वारा ही वापस जल को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से अंदर लेते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं, और साथ में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और CO2 का जो होता है आदान प्रदान हो जाता है। तो ये होता है मछलियों के अंदर। अगला देखिए, अगले कौन आते हैं, अगले आते हैं उभयचर। एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर मतलब क्या है, जो पानी में भी रह सकते हैं। मछलियां केवल पानी में रह सकती है, पानी से बाहर नहीं आ सकती। उभयचर क्या करते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, पानी से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है लंग्स। यहाँ से लंग्स चालू हो जाते हैं, लंग्स होता है इनके अंदर। और साथ में ये लोग क्या करते हैं, स्किन से भी कर लेते हैं। स्किन के अंदर भी स्पेशली कौन करता है, मेंढक, जो फ्रॉग होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान रखना है, मेंढक, जो मेंढक होता है वो लंग्स से तो करता ही है। उसका जो मुख्यतः मेंढक का जो मेन जो रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग जो करता है, वो किससे करता है, स्किन से करता है। आपने मेंढक को देखा होगा, यूं हिलता रहता है, पूरी उसकी बॉडी हिलती रहती है। वो क्या कर रहा होता है, स्किन से वो क्या करता रहता है,
ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर निकालता है। और स्किन भी इनकी कैसी होती है, आर्द्र होती है, नम होती है ना। ये मेंढक कभी भी अपनी स्किन को सूखने नहीं देता। अगर वो स्किन अगर उनकी सूख जाए तो फिर वो क्या करते हैं, सांस नहीं ले सकते और फिर वो उनके मरने का डर होता है। तो लंग्स और स्किन, ठीक है, उभयचर। और उभयचर के बाद में देखिए अगला फाइलम, अगला जो फाइलम आ जाता है सरीसृप। सरीसृप क्या होता है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, लंग्स, ठीक है। इसके एग्जांपल आप जानते हैं, जो सांप होता है, मगरमच्छ जो होता है, जो रेंग के चलते हैं, जो गिरगिट होती है। और उसके बाद में देखिए अब अगले कौन आ जाते हैं, पक्षी, बर्ड्स। इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स। फुफ्फुस या फिर फेफड़े। तो इन सभी के अंदर क्या होता है, सभी के अंदर लंग्स होते हैं सभी के अंदर, और उन्हें क्या कहा जाता है, फेफड़े। और आपको एक ध्यान रखना है, जो मछलियों के अलावा मेंढक का जो लार्वा होता है उसे क्या कहा जाता है, टेडपोल। यहाँ पे मैं स्पेशल पॉइंट लिख लेता हूँ, जो टेडपोल होता है, मेंढक का जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, टेडपोल होता है। वो क्या करता है, पानी के अंदर रहता है। तो वो भी किसका यूज करता है, गिल्स का। तो मेंढक जब तक टेडपोल है तब तक तो वो किसका यूज करेगा, गिल्स का। और मेंढक जब बड़ा हो जाता है तो वो किसका यूज करता है, लंग्स का और स्किन का, है ना, अपनी त्वचा से करता है। और सरीसृप जो होते हैं वो लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स भी होते हैं। उसके बाद में लास्ट जो बच जाते हैं, स्तनधारी। जो मैमल्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं, लंग्स का। जैसे कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का। और इसके अंदर भी आपको स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखना है, जो डॉल्फिन होती है और जो व्हेल मछली जो होती है, आपको लगता है वो पानी में रहती है तो वो गिल्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो डॉल्फिन और व्हेल जो होती है उनके पास में गिल्स नहीं होती, वो गिल्स का इस्तेमाल नहीं करती है। ये लोग स्तनधारी होते हैं और ये किसका इस्तेमाल करते हैं, फेफड़ों का। इसलिए आपने देखा होगा व्हेल और डॉल्फिन जो होती है वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। ये लोग मछलियाँ क्या कर रही थी, अभी मैंने आपको बताया था, पानी के अंदर सांस लेती है। लेकिन इस डॉल्फिन और जो व्हेल होती है वो पानी से बाहर आते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वापस पानी के अंदर जाते हैं। और जब तक उनके अंदर ऑक्सीजन चलती है तब तक वो पानी के अंदर रहते हैं, और फिर वापस आके बाहर आके CO2 छोड़ देते हैं और फिर वापस ऑक्सीजन लेते हैं। तो पानी की सतह पर ये बाहर आ जाते हैं। और आपने एक बार कभी आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, हाउ टू व्हेल फिशेस रेस्पायर, मतलब वो सांस कैसे लेते हैं, तो आपको दिखेगा, मतलब यूट्यूब पे दिखाया जाएगा कि व्हेल मछली बाहर आती है और जोर से सांस छोड़ती है, वापस सांस लेके वापस पानी के अंदर चली जाती है। तो डॉल्फिन और व्हेल के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको लंग्स करना है, वहां पे गिल्स नहीं करना है, ठीक है। और मेंढक के अंदर स्पेशली जो उसका जो लार्वा होता है, जो टेडपोल होता है, वो किसका यूज करता है, गिल्स का, क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है लार्वा। और जब मेंढक जब बड़ा हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो किसका यूज करता है, लंग्स का और स्किन का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और इसके बाद में हम ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन तो नहीं, सॉरी, जो ब्रीदिंग होती है ह्यूमन के अंदर, वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।